यह कहानी है अनजान युवक। वैसे तो मैं रोज जल्दी उठ जाता हूँ क्योंकि ऑफिस लेट पहुँचना मुझे कतई पसंद नहीं। मैं अपने परिवार से दूर अकेले रहता हूँ क्योंकि शादी अब तक हुई नहीं और गर्लफ्रेंड की ज़रूरत कभी पड़ी नहीं। मैं व्यवस्थित रहता हूँ, अव्यवस्थित लोगों को देख मुझे चिढ़ होती है। एक बार बचपन में व्यवस्थापन टॉपिक पर पापा से जो लेक्चर सुना वो आज तक याद है और उस दिन के पश्चात आज तक मैं उसे बड़ी शिद्दत से फॉलो कर रहा हूँ। संगीत प्रेमी हूँ। 80-90 दशक के सदाबहार संगीत धीमी आवाज में सुनना मन को भाता है। आजकल के कान फोड़ू संगीत मेरे समझ से परे है और उन्हें सुनना बर्दाश्त से बाहर है। आज मैं देर तक सोना चाहता था लेकिन सुबह से ही तेज म्यूजिक की आवाज़ और धड़ाम धड़ाम का शोर सुन मेरा नींद खुल गया। मैं झुंझला कर उठा और गैलरी में जा खड़ा हुआ जहां मेरे ठीक सामने वाले फ्लैट से म्यूजिक का शोर आ रहा था। शोर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे उसमें शब्द समझ नहीं आते, केवल शोर ही शोर सुनाई देते हैं। मैं सोचने लगा इस फ्लैट में तो कोई नहीं रहता था। तभी एक खूबसूरत लड़की पर मेरी नज़र पड़ी जो पाश्चात्य संगीत में झूमती हुई गैलरी में रखे पौधों में व्यस्त थी। उसे देख मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मृग जैसे उसके नयन, लंबे रेशमी बाल जो हवा में उड़ते हुए उसके चेहरे पर आ रहे थे, मानो उसके गालों को चूमने के लिए आतुर हो रहे थे, जिसे वह बार बार अपनी बाहों से हटाने का असफल प्रयास कर रही थी। मैं अपलक उसे निहारने लगा। तभी वह मुझे देख अपनी मिट्टी से सने गंदे हाथ हिलाती हुई बोली, हाय। मैं आश्चर्य से देखा। फीकी सी मुस्कान के साथ उसके हाय का जवाब दे अंदर आ गया। गुस्सा तो बहुत आ रहा था। आज छुट्टी के दिन मैं आराम से सोना चाहता था, पर उस लड़की की कान फोड़ू संगीत की वजह से ऐसा हो ना सका। मन हुआ जाकर उसे डांटकर आवाज़ धीमी करने को कहूँ। ऐसा सोच मैं उठा ही था कि डोर बेल बजा। दरवाज़ा खोलते ही जगह जगह से फटे जींस पर सफ़ेद टी शर्ट पहने, बिखरे बाल और हाथों में ट्रे लिए सामने वही लड़की खड़ी थी। मैं अंदर आ जाऊं कहती हुई मेरे बिना हाँ कहे अंदर आ गई। लड़की को अंग्रेजी बोलना बहुत अच्छा लगता है। ट्रे टेबल पर रखती हुई बोली, माई सेल्फ श्रुति, आपके सामने वाले फ्लैट में 2 दिन पहले ही शिफ्ट हुई हूँ। योर गुड नेम, मैंने रूखे स्वर में कहा। मिथिलेश, वह थोड़ा व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोली, नाम थोड़ा लंबा है, चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। मैं आपके लिए भी आलू पोहा बना लाई हूँ। वीकेंड पर अकेले ब्रेकफास्ट करने में मज़ा नहीं आता। उसे इस प्रकार व्यवहार करता देख मुझे ऐसा लगने लगा कि उसकी बाहें पकड़कर उसे बाहर निकाल दूँ, लेकिन घर आए मेहमान को निकालना मेरे तहजीब के खिलाफ है, फिर चाहे वह मेहमान बिन बुलाए ही क्यों न आए हो। मेरे लिए वैसे भी ये नाश्ता लेकर आई है तो क्यों ना नाश्ते पर ध्यान केंद्रित किया जाए। मैं गर्मा गर्म आलू पोहा का आनंद लेना चाहता था किंतु मेरा ध्यान भटकने लगा। मैं बार बार उससे नज़रें चुराकर उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगता था। उसकी बेकार की बक बक ना चाहते हुए भी सुनने लगा। 27 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा था। मेरा दिल जो मेरे इशारे पर चलता था आज अचानक मुझसे विद्रोह करने लगा। मैं अपने दिल को काबू में नहीं रख पा रहा था। तभी उसने कही, किचन आपका है, चाय आप बना लीजिए, इसी बहाने आपके हाथों की भी परख हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं चाय बहुत अच्छा बनाता हूँ, तुम पी कर तो देखो। एक बार ऐसा कह मैं किचन में आ चाय बनाने लगा। वह भी मेरे पीछे किचन में आ गई। फिल्टर से गिलास में पानी लेती हुई बोली, वाओ मिथिलेश जी, आपने तो किचन भी व्यवस्थित रखा है। मैंने गर्व से कहा, अव्यवस्था और बिखराव मुझे पसंद नहीं। मेरे ऐसा कहते ही वह संजीदा होती हुई बोली, कभी बिखर कर देखिए, आपको जीना आ जाएगा। उसका जवाब सुन मैं आश्चर्यचकित रह गया। चाय पी जब वो जाने लगी, मैं अपना दिल मजबूत करते हुए बोला, आज के बाद तुम मेरे घर दोबारा नहीं आना, लोग गलत सोचेंगे। वह मुस्कुराती हुई बोली, यह भी आप सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। उसके जाने के बाद मेरी नज़रों में उसका चेहरा घूमता रहा। मेरा दिल मुझे धिक्कारने लगा।
मुझे उससे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं सारा दिन उसके ख्यालों में खोया रहा। दूसरे दिन जब मैं ऑफिस जाने लगा तभी उसे आते देख मैंने अपनी कार धीमी कर ली। हवा में उड़ रहे अपने दुपट्टे को संभालती, हाथों में फाइल और कंधे पर बैग लटकाए वह आ रही थी। जैसे ही वह करीब आई मैं कार रोकते हुए बोला, कहाँ जा रही हो श्रुति? आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। उसके ऐसा कहने पर भी मैं कार का दरवाज़ा खोलकर वहीं रुक गया। फिर वह कुछ कहे बगैर कार में बैठती हुई बोली, आप मुझे टैक्सी स्टैंड पर ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं वहां से अपने ऑफिस चली जाऊंगी। उसके बगल में बैठते ही मेरा दिल फिर बेकाबू होने लगा। मैंने कहा, कल के लिए आई एम सॉरी, इट्स ओके मिथिलेश जी। वो मुस्कुराते हुए बोली। दिल चाहता था ये वक्त यही थम जाए और वह ऐसे ही मेरे बगल में बैठी रहे। श्रुति, तुम मुझे मिथिलेश कह सकती हो, जी लगाने की ज़रूरत नहीं, मैं अपनापन जताते हुए बोला। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और कहने लगी, आप मुझसे इतने बड़े हैं, मैं आपको केवल मिथिलेश कैसे बुला सकती हूँ? उसका इस प्रकार हंसते हुए कहना, आप इतने बड़े हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसा लगा जैसे वह मुझे बूढ़ा कर रही हो। मैं थोड़ा झुंझलाते हुए बोला, मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा नहीं, केवल 1 से 2 साल ही बड़ा हूँ। 1-2 साल? इस बार वह ठाके लगाते हुए आश्चर्य से बोली। अब मेरा पारा चढ़ गया। मैं उखड़ते हुए बोला, इसमें हंसने की क्या बात है? सॉरी सॉरी मिथिलेश जी, लगता है आप बुरा मान गए। वह अपनी हंसी रोकती हुई बोली। मैं भी अपने आप को सामान्य करता हुआ बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अचानक उसने कहा, मिथिलेश स्टॉप द कार। मैं समझ ही नहीं पाया क्या हुआ। मेरा स्टॉपेज आ गया। मैं इस प्रकार खोया था कि मुझे पता ही नहीं चला कब टैक्सी स्टैंड आ गया। ऑफिस के लिए मुझे लेट हो रहा था, उसके बावजूद मैं चाहता था उसका साथ यूं ही बना रहे, इसलिए मैंने कहा, चलो मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। वह नहीं मान रही थी, लेकिन मैं दिल के हाथों मजबूर हो पहली बार किसी की खुशामद करने लगा और उसे ऑफिस ड्रॉप करके ही दम लिया। अब तो यह रोज का सिलसिला हो गया था। मैं ऑफिस के लिए तभी निकलता था जब वो निकलती। मैं अपना दिल एक ऐसी लड़की पर हार चुका था जो मुझसे बिल्कुल अलग थी। एक रात अचानक रात के 11 बजे डोरबेल बजा। दरवाज़ा खोलते ही सामने वही खड़ी थी। उसे देख मेरा दिल फिर तेजी से धड़कने लगा। मैंने उससे अंदर आने को कहा पर वह नहीं आई। शायद उसे मेरी उस दिन की बात याद थी। वह बाहर से ही बोली, कल मेरे घर पूजा रखी है, आप जरूर आइएगा। इतना कहकर वह चली गई। सुबह से ही मैं उसके घर जाना चाहता था, परंतु कॉलोनी की महिलाओं और बच्चों को उसके घर पर आता जाता देख मैं हिम्मत न जुटा सका। जब शाम को मैं उसके घर पहुंचा, दरवाज़ा खुला मिला। मुझे देखते ही वह बोली, आइए मिथिलेश जी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी, आप लेट हो गए। आज उसे एक और नए रूप में देख मैं देखते ही रह गया। लाल रंग की साड़ी पर गोल्डन बॉर्डर उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। माथे पर कुमकुम, हाथों में चूड़ियाँ देख मैं मदहोश लड़खड़ाने लगी। तभी वह मेरे हाथों में प्रसाद रखते हुए बोली, प्रसाद लीजिए। मैं प्रसाद एक और रखते हुए बोला, श्रुति तुम रहने वाली कहाँ की हो? मेरे सवाल पर उसने सवाल किया, क्यों? मैंने कहा, बस यूं ही। तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? मेरे इस सवाल पर उसकी आंखें डबडबा गई और वह मेरी ओर पीट कर खिड़की से बाहर देखने लगी। उसका इस प्रकार शांत हो जाना मुझे अजीब सा लगा। मैं थोड़ी देर मौन रहा, फिर उसके करीब जाकर उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, क्या मैंने तुमसे कोई गलत सवाल पूछ लिया? आज मैंने पहली बार उसके हाथों को थामा था, लेकिन वह कोई विरोध किए बगैर बोली, नहीं, आपने कोई गलत सवाल नहीं किया, मगर मेरे पास आपके सवाल का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मेरे माता पिता कहाँ हैं। जब से होश संभाला मैं अपने आपको अनाथालय में ही पाया। ऐसा कहते हुए वह मेरी बाहों में बिखर कर रोने लगी। मैं उसे अपने सीने से लगा उसके स्पर्श को महसूस करने लगा। तभी किसी ने श्रुति को आवाज़ दी। वह मेरी बाहों से निकल तेजी से आवाज़ की ओर चली गई। सामने सुडौल नवयुवक रेशमी पैजामा, कुर्ता और माथे पर तिलक लगाए
खड़ा था। उसे देख उसकी बाहों में वह अपनी बाहें डालते हुए बोली, सूरज, ये मिथिलेश जी है। आई एम राइट। वह खिलखिलाकर हंसती हुई बोली, यस यू आर राइट। ऐसा कहते हुए दोनों मेरे समीप आ खड़े हुए और फिर वह मुस्कुराते हुए बोली, मिथिलेश, ये है मेरे पति सूरज। हमने कल ही कोर्ट मैरिज की है। ये भी मेरी तरह अनाथ आश्रम में ही पले बढ़े हैं। दोनों को खुश देख मेरे आंखों भी खुशी से छलक गई। उन्हें प्रणय सूत्र में बांधा देखकर नहीं, बल्कि स्वयं के स्वतंत्र रह जाने की खुशी में। मैं पूजा की प्रसाद ले घर लौट आया और पुनः अपने कमरों को व्यवस्थित करने में व्यस्त हो गया। मुझे पता भी नहीं चल पाया कि उस लड़की की शादी भी हो गई है। मित्रों, कहानी कैसी रही आप लोग ज़रूर बताएं।